हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट और उसके बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड कंसेप्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने 2D मोशन के फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन y एंड x कोऑर्डिनेट। एक बॉल को आपने u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया साहब। बॉल को u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। किसी भी t टाइम पे, एट टाइम t मान लीजिए पार्टिकल यहां पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा x और y कोऑर्डिनेट होगा y। ये x और y असल में है क्या? तो अगर आप ओरिजिन यहां पे लेते हो तो ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है। इन दोनों में रिलेशन आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो किसी भी t टाइम पे x डिस्प्लेसमेंट t टाइम पे क्या होगा? x इज इक्वल टू होगा ux इंटू टी, एंड ux की वैल्यू होता है u cos थीटा इंटू टाइम t, क्योंकि x एक्सिस का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन along x axis is a uniform motion, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है बेटा। एंड मोशन along y axis is नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि y एक्सिस के along एक्सीलरेशन है बट x एक्सिस के along एक्सीलरेशन नहीं है। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू uy t माइनस हाफ ay की वैल्यू क्या है? g इंटू टी स्क्वायर। यहां से आप चाहें तो ui की वैल्यू रख दें u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, क्योंकि हमें बेसिकली y और x के बीच रिलेशन चाहिए। ये x एक्सिस है बेटा और ये y एक्सिस है, ये xy प्लेन है। इसमें ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया u स्पीड एंड थीटा एंगल पे, तो ऑब्जेक्ट इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है। तो ये किस तरह का पाथ होगा? क्या सर्कल का हिस्सा है या एलिप्स का हिस्सा है या पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन है? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से पता चलेगा। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यहां पे y के इक्वेशन में देखिए टाइम है और x के इक्वेशन में भी टाइम है, तो यहां से टाइम निकाल लीजिए बेटा। t इज इक्वल टू क्या होगा? x बटा u cos थीटा। t इज इक्वल टू क्या होगा? x बटा u cos थीटा। तो y इज इक्वल टू आप लिखेंगे u साइन थीटा, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, यू वाई इंटू टी, एक टी भी आएगा ना यहाँ पे, तो देखेंगे यू साइन थीटा इंटू एक्स बटा यू कॉस थीटा, क्योंकि आपने टाइम की वैल्यू यहाँ पे निकाली, टाइम की वैल्यू एक्स बाई यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए हाफ जी, टी की वैल्यू क्या निकाली थी? टी की वैल्यू निकाली थी एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से देखिए u से u कैंसिल, ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, देखिए g बाई टू एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या होगा? g एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आप ऐसा देख सकते हैं कि tan थीटा जितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है थीटा, उसका ये tan थीटा है, ये कांस्टेंट टर्म है, a इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे ये पूरा टर्म एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2, स्पीड u से प्रोजेक्ट किया है cos स्क्वायर थीटा, ये भी टर्म कांस्टेंट है, इसको b मान लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों कांस्टेंट को लिखेंगे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपका बनता हुआ दिखाई देगा वो दिखाई देगा y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर किस तरह का पाथ का इक्वेशन है? क्या सर्कुलर पाथ का इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन होता है y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ना तो ये एलिप्स है ना तो स्ट्रेट लाइन है, क्या है बेटा? याद करो, ये पैराबोला है। क्या है? पैराबोला है। मतलब प्रोजेक्टेड पार्टिकल्स मूव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ। पैराबोला का इक्वेशन है बेटा। माइनस, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, देखो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, नीचे की तरफ खुला हुआ पैराबोला है। पाथ कैसा होता है प्रोजेक्टेड पार्टिकल का? पैराबोलिक। कभी कभी ये पूछ देते हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, देन पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ है। क्लियर है? और ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको नहीं रटना, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है u cos थीटा इंटू टी बराबर होता है x एंड y इज इक्वल टू होता है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
अगर आपको ये दोनों पता है तो एक सेकंड में t की वैल्यू लिखेंगे x बाई यू कॉस थीटा और यहां पे पुट कर देंगे t की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा, ये निकल के आ जाएगा। तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा ये दो इक्वेशन आपको पता है एक लाइन में ड्राइव हो जाएगा। तो इतना लंबा इक्वेशन रखने की जरूरत नहीं है कि u इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे याद है क्योंकि मैं तो कई बार पढ़ा चुका हूं ना, लेकिन आपको ये याद हो जरूरी नहीं है, बट आप ये डिराइव 4 बार जरूर कर लेना। अच्छा चलो, यहां पे x tan थीटा अगर मैं कॉमन निकाल लूं, क्या निकाल लूं? x tan थीटा। तो y इज इक्वल टू देखिएगा क्या बनेगा, x tan थीटा को मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां से फर्स्ट टर्म में से x tan थीटा पूरा ही चला जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस यहां से x तो बाहर जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, एक x बच जाएगा। बाकी टर्म में tan थीटा तो था ही नहीं और tan थीटा आपने कॉमन निकाल लिया, तो tan थीटा से एक बार डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन बनेगा gx बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और tan थीटा का मतलब क्या है, नीचे tan थीटा से डिवाइड करेंगे क्योंकि टर्म तो था ही नहीं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई वाला टर्म बाहर निकल गया तो डिवीजन बच जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं अपन tan थीटा को। अब यहां से देखेंगे आप ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल होगा तो कॉस थीटा बचेगा, ये बनेगा यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन 2 थीटा बाई जी। तो एग्जैक्टली रेंज दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, रेंज। देखो रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, देखो साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये क्या दिख रहा है, रेंज। तो y इज इक्वल टू आपको दिखेगा x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आप चाहे तो ये वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रख लें, इसको याद रख लें और डायमेंशनली भी चेक करें। y कोऑर्डिनेट है मतलब ये डिस्टेंस का यूनिट आना चाहिए। तो देखो x डिस्टेंस है, tan थीटा 1 डायमेंशनलेस, x बटा डिस्टेंस बाय डिस्टेंस डायमेंशनलेस। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये आया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t। ये कोई भी x और y के बीच का रिलेशन है, किसी भी x और y के बीच का रिलेशन। बताओ अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूंगा तो y 0 होगा, ये x और y के बीच का ही तो रिलेशन है। तो x को 0 पुट करो, क्या y 0 आएगा? देखो x को 0, 1 माइनस 0 1 बचेगा, यहाँ पे x को 0 रखोगे y 0 आ रहा है। बेटा ये किसी भी t टाइम पे x और y के बीच का रिलेशन है और एक x और y के बीच का रिलेशन तो आपको ये भी पता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे x कोऑर्डिनेट होगा रेंज के बराबर लेकिन y कोऑर्डिनेट होगा 0। अगर आप यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आर आना चाहिए। y को 0 पुट करिए, y को 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया तो 0 बटा ये टर्म रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स बाई आर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। यहाँ पे देखिए इफ y इज इक्वल टू 0 देन x मस्ट बी इक्वल टू r, x मस्ट बी इक्वल टू r। देखो क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का x और y के बीच का रिलेशन ये रहा, y 0 तो x क्या होगा, r के बराबर। यहां पे y को आप 0 रखिए, 0 जैसे रखेंगे 0 बटा ये टर्म 0, 1 माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आ गया। क्या आपको थोड़ा विजुअलाइज हुआ? अच्छा, यहां पे आप देखें ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट एग्जैक्टली रेंज के आधे पे होता है x कोऑर्डिनेट पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा r/2 एंड y कोऑर्डिनेट होगा आपका h। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, h। तो एग्जैक्टली आप x को h रखेंगे, क्या रखेंगे, x को r/2 रखेंगे, x को क्या रखेंगे, r/2। तो y इज इक्वल टू आपका आ जाना चाहिए h। x को r/2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, h। और ये प्रूफ कर सकते हैं 1 सेकंड में। कैसे, देखिए, चलिए बेटा रखिए x को रखिए r/2, तो जैसे ही आप r/2 रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, r/2। तो r/2 रखेंगे तो r से r कैंसिल, 1 माइनस हाफ, तो क्या बनेगा 1/2 और x को आपने क्या रखा है r/2, तो r/2 और यहां से है 1/2 तो r/4। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h, h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4। ये तो इक्वेशन ही होता है, ये तो मैंने बताया था h और r के बीच में रिलेशन। तो ये एक x और y के बीच का रिलेशन है और ये किसी भी टाइम पे x और y के बीच का रिलेशन है, तो ये इक्वेशन इसको जस्टिफाई तो करना ही चाहिए और बिल्कुल कर रहा है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है ये आपको हर किताब में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में और हर टेस्ट पेपर में मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या है सवाल सर? वो सवाल है इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है प्रोजेक्टेड पार्टिकल का, बात ही उसी की कर रहा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू √3x
माइनस 1/4√3x², देन फाइंड रेंज। आपसे क्या पूछा है? रेंज। तो कई लोग कई किताबों में ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक जबरदस्त कंसेप्ट आपको बताया। 100% हर जगह आपको यही सिखाया जाएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है, रेंज निकालना है, तो इसको ना सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाओ। मतलब √3x को बाहर निकालो, √3x को बाहर निकालो तो कुछ इस जैसा दिखेगा, फिर इसको कंपेयर करो, फिर आंसर निकालो। ना 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 ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब x और y का रिलेशन। मुझे रेंज चाहिए, मतलब x की वैल्यू r चाहिए तो y 0 रखूंगा, तो y को 0 रख दे, x बराबर r होगा। y को जैसे मैं 0 रखूंगा तो मुझे पता है कि x बराबर r है, तो y को 0 रखोगे तो ये टर्म इधर आ गया, तो बचेगा क्या? देखो, √3r इज इक्वल टू 1/4√3r², r से r कैंसिल होगा, रेंज r इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3, r इज इक्वल टू 12 मीटर इज आंसर। कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, कोई कंपेरिजन नहीं, ओनली कंसेप्ट। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये कहीं नहीं सिखाते, जबकि यही कंसेप्ट है। हर जगह किताबों में सॉल्यूशन यही बताते हैं कि ये y इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको सिंप्लीफाई करो। पहले यहां से √3x को कॉमन निकालो, फिर कॉमन निकालने के बाद ये याद रखो, फिर इसको कंपेयर करो। का है भाई? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या समझते हो? x और y के बीच का रिलेशन। कब का? किसी भी t टाइम का। और तुम्हें रेंज चाहिए, मतलब तुम्हें x की वैल्यू r चाहिए जब y 0 होगा, तो y को 0 रखो, x बराबर r होगा, आंसर आ गया भाई। समझ आ रहा है? फील आ रहा है? अब देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू √3x माइनस 1/√3x²। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या पूछ रहा है बेटा? फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। चलो, मैक्सिमम हाइट भी पूछ रहे हैं, कोई खास बात नहीं, देखते हैं क्या करना है, समझिएगा। देखो, इस इक्वेशन को देखो और याद करो, या तो ये वाली टर्म देखो या ये टर्म देखो। पहला टर्म होता है x tan थीटा, मतलब कंपेयर करोगे तो √3 इज इक्वल टू tan थीटा। इफ √3 इज इक्वल टू tan थीटा, हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट्स इट। कोई खास बात नहीं है, ये सॉल्यूशन है साहब। और रेंज की जहां तक बात है तो y को 0 रखोगे तो x ही रेंज है, मतलब ये √3r इज इक्वल टू 1/√3r²। r से r कटेगा, ये r, तो यहां से रेंज आ जाएगा आपका 3 मीटर, दैट्स इट। जब आपको रेंज भी पता है और tan थीटा की वैल्यू पता है, तो मैक्सिमम हाइट पूछ के वो गुनाह थोड़ी ना कर रहा है यार, वो तो बहुत आसान सी बात पूछ रहा है तुमसे। मैक्सिमम हाइट h max इज इक्वल टू, बताओ, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4। r tan थीटा बाई 4, तुम्हें r पता है 3 मीटर, 3 tan थीटा की वैल्यू पता है √3, 3 बाई 4 मीटर, दैट्स इट्स हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट एंड दैट्स इज करेक्ट आंसर। मैक्सिमम हाइट, और ये सही है। आपको समझ आया? चलिए एक बढ़िया सवाल करते हैं। IIT का पूछा हुआ सवाल करते हैं डायरेक्ट। IIT में पूछा था, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, object is projected with velocity 2i cap, sorry, u vector is equal to I cap plus 2j cap. Object is projected with velocity I cap plus 2j cap. Then find क्या निकालना है साहब? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y। y इज इक्वल टू, आप जानते हैं, x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। यस, x एंड y तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि x एंड y के बीच का रिलेशन है। x की वैल्यू नहीं रखना, लेकिन tan थीटा और रेंज की वैल्यू रखना है, और tan थीटा रेंज में निकालना आता है। कैसे? तो देखो, tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी ui बाई ux, मैंने आपको पढ़ाया था, ui बाई ux रख दो, ui बोलो 2, ux बोलो 1, तो ये सिंपल हो जाएगा 2। tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई, और रेंज होता है 2, ux की वैल्यू बोलो क्या है यहाँ पे 1, ui की वैल्यू बोलो क्या है 2, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10, तो ये 4/10 आ गया। रेंज इज इक्वल टू 4/10। अरे भाई, रेंज की वैल्यू आप नहीं जानते कैसे क्या होता है फॉर्मूला? रेंज का फॉर्मूला होता है
2ux ui बाई जी। तो रेंज निकाल ली, tan थीटा निकाल ली, और दो ही तो वेरिएबल है, tan थीटा की वैल्यू, रेंज की वैल्यू पुट कर दो, x और r के टर्म्स में तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता ही है, आंसर आ जाएगा। आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है बेटा 13 का। स्क्रीन पॉज करके ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा। ठीक है, प्रोजेक्ट किया, x1 डिस्टेंस पे एक पोल है जिसकी हाइट है y, है ना, x1 डिस्टेंस पे एक पोल है जिसकी हाइट है y। उस पोल के टॉप को जस्ट टच करते हुए बॉल पोल से x2 डिस्टेंस आगे गिर गया। इन नंबर ऑफ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तुमसे बोलेगा कि पोल के बेस से 16 मीटर डिस्टेंस पहले से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से थीटा एंगल पे, और पोल के पीक को, टॉप को टच करके 4 मीटर हाइट पे आगे गिर गया है, 4 मीटर डिस्टेंस पे आगे गिर गया, आई एम सॉरी। तो बताइए पोल का हाइट क्या होगा, y की वैल्यू बताइए। ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो इस पॉइंट पे x एंड y के बीच रिलेशन लिख लो। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहां से यहां के डिस्टेंस को x1 ही तो बोलोगे, एंड y कोऑर्डिनेट ये आपका y हो गया टोटल। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 tan थीटा 1 माइनस x1 बटा रेंज r। यही तो लिखोगे बेटा, ये रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यही तो x1 होगा ना, क्योंकि यहां पे आपने 0,0 लिया है, ओरिजिन है ये। तो पोल जिस x डिस्टेंस पे वो x1 हो गया, और वर्टिकल हाइट पोल का हो गया y। तो x1, y के बीच में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से रिलेशन लिख दिया अपन ने। अब यहां पे देखिएगा, हाइट ऑफ पोल y इज इक्वल टू x1 tan थीटा 1 माइनस x1। अब रेंज क्या होगा, तो रेंज x1 प्लस x2 है। रेंज क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक से लेकर के पॉइंट ऑफ कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, सॉरी पॉइंट ऑफ स्ट्राइक से लेकर के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का डिस्टेंस, वो है आपका x1 प्लस x2। तो आप यहां पे लिख देंगे x1 प्लस x2, ये आ गया आंसर। x1 आपको पता है, x2 आपको पता है, एंगल थीटा पता है, तो हाइट ऑफ पोल निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे मुश्किल मानते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले ले x1 प्लस x2, तो यहाँ पे जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1, तो क्या बचेगा बोलो, x2 बटा x1 प्लस x2। तो हाइट y इज इक्वल टू बनेगा x1 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 इंटू tan थीटा। ये आ जाएगा आपका आंसर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए ये 4 है और ये 16 मीटर है, या ये 16 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ पोल हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 इंटू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी गिवन होगा 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ से अपन हाइट ऑफ पोल निकाल सकते हैं। क्लियर, आपको समझ आ गया। अच्छा देखिए, एक और बढ़िया सवाल, एक फिक्स्ड ट्रायंगुलर सीट है या इंक्लाइंड प्लेन, मान लीजिए फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है, फिक्स्ड, जिसका एक एंगल यहां पे है अल्फा और दूसरा एंगल यहां पे है बीटा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ये हाइट अपने को गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि बॉल को फिक्स्ड ट्रायंगल के एक कॉर्नर से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है बेटा, थीटा। वो बॉल इस ट्रायंगल के पीक को, टॉप को टच करता हुआ ट्रायंगल के दूसरे बेस पे गिरा है, जहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या गिवन है, बीटा। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड थीटा। अब हमें अल्फा, बीटा एंड थीटा के बीच रिलेशन निकालना है। तो आप एक काम करें, इसको मान ले आप x1, इसको मान ले आप x2 और इस हाइट को मान ले आप y। इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करें तो आपको एक ही जैसा लगेगा, बट यहां पे x1, x2 और y आपने एज्यूम किया, ये गिवन नहीं आपको, आपने x1, x2 और y एज्यूम किया, बट y, x1, x2 में रिलेशन तो आप लिखना जानते हैं, ये रहा y इज इक्वल टू x1, x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 इंटू tan थीटा, यही तो होगा। ये रहा आपका हाइट y, ये रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अब अपने को क्या करना है, y और x1 को अल्फा में चेंज कर देना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, tan थीटा को यहाँ रहने दीजिए, इसको नीचे ले आइए। इसको आप नीचे ले जाएंगे तो ये टर्म बनेगा y डिवाइडेड बाई x1 x2 बटा x1 प्लस x2 ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको नीचे लाएंगे, डिवाइड कर देंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x1 एंड x2 और डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 ऊपर चला जाएगा। तो ये टर्म बनेगा आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू x2 तो y। अब आप इंडिविजुअली दोनों में एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने,
बिल्कुल भी नहीं किया। अब इंडिविजुअली एलसीएम इसको दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा बेटा 1/x2, ये टर्म हो जाएगा देखो ना x1 बटा x1 इज टू x2, ये होगा 1/x2 और ये होगा 1/x1, y कॉमन है तो y बटा x1 प्लस y बटा x2 इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपका हाइट y और बेस आपका हो गया x1, y बटा x1 tan अल्फा है तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आंसर आ गया। तो आप चाहें तो इसको याद ही रख सकते हैं। एक फिक्स्ड वेज है या फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है जिसका एक तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, दूसरी तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा। बॉल को एक कॉर्नर से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, वो बॉल इसके टॉप को टच करते हुए इंक्लाइन प्लेन के दूसरे एज पे जाके गिरा है जहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा अल्फा एंड बीटा। तो अपन ने इसको हाइट को y एज्यूम किया, इसको x1 और x2 हमने एज्यूम कर लिया। तो पोल का हाइट और x1 x2 के बीच में रिलेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से लिख सकते हैं आप। तो यहां पे y इज इक्वल टू x1 x2 बटा x1 प्लस x2 इंटू tan थीटा आ गया। tan थीटा को हमने रहने दिया, इसको एज इट इज उस तरफ ले गए। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू x2 है। इसको इंडिविजुअली दोनों में डिवाइड किया तो ये होगा 1/x2, ये होगा 1/x1। y को अंदर ले गया तो y/x1 प्लस y/x2। y/x1 देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan बीटा, तो ये tan बीटा प्लस tan अल्फा आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं, आप देखिए आंसर आपके सामने है। समझ आ गया अच्छे से? अब सुनो, कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। देखो हाइट को तो आप बोलते हो कि मैक्सिमम हाइट h आ गया, लेकिन रेंज को अपन बोलते हो r। कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम रेंज फॉर अ गिवन स्पीड, या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ गिवन स्पीड। मान लो अपने आईपीएल की बात करते हैं या इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ को आपने खेलते हुए देखा है? क्या आपका फेवरेट प्लेयर है? कई लोग के होते हैं राहुल द्रविड़ फेवरेट प्लेयर। तो राहुल द्रविड़ जब शॉट खेलता है तो ध्यान से देखना, मान लो ये तेरा पिच है और ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो राहुल द्रविड़ जब शॉट खेलता है तो उसका बॉल एक ग्राउंड को छोड़ता ही नहीं, सीधा सीधा बाउंड्री के बाहर जाता है। उसको भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम का दीवार बोलते हैं, क्योंकि आउट ही नहीं होता। आउट कैसे होते हैं? तो आउट दो तरीके से होते हैं, एक कैच आउट और एक बोल्ड। मेन तो यही हुआ ना। तो वो कैच आउट होता नहीं क्योंकि बॉल को हवा में उठाता नहीं, और बोल्ड होता नहीं क्योंकि विकेट के अब आगे ही खड़ा हो जाता है। बॉल हवा में उठाता ही नहीं वो साहब। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग को भी खेलते हुए आपने कई बार देखा होगा। तो एन नंबर ऑफ मैचेस में, ज़्यादातर मैचेस में वो क्या करता है, बाउंसर को ऐसे हिट करता है और बॉल एक्जैक्टली ऊपर जाता है और कीपर के हाथ में गिर जाता है। तो ये मोशन कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है? 90 डिग्री पे। तो ये पैराबोलिक पाथ नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन है। और अगर आप सीधा हॉरिजॉन्टल पे ही आप बॉल को थ्रो कर दोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 होगा, तो ये ऊपर उठेगा ही नहीं। तो ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये भी सीधा निकल गया ना ग्राउंड को टच करते हुए, ठीक है सर। तो अगर आप सीधे ही ग्राउंड पे बॉल को थ्रो कर दो तो प्रोजेक्टाइल पाथ नहीं होगा, वो पैराबोलिक पाथ जो होता है स्ट्रेट लाइन ग्राउंड को टच करते हुए जाएगा। और सीधा ऊपर थ्रो कर दो तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। आपने रविंद्र जडेजा को खेलते हुए देखा होगा, वो जब खेलता है तो बॉल को हिट करता है, यहाँ पे मान लो कुछ 10-20 डिग्री पे बॉल को हिट करता है तो बॉल 1 बाउंस फोड़ जाता है। अब मान लो अपोजिट एंड पे है विराट कोहली, वो देख रहा है यार ये तो 20 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट किया तो इससे तो 6 गया नहीं, 1 बाउंस फोड़ गया। मैं 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करता हूँ, थोड़ा और ऊपर उठा के खेलता हूँ। मान लो विराट कोहली ने और ऊपर उठा के खेला तो पक्की बात है बॉल थोड़ा ऊपर उठ के जाएगा, फिर 1 बाउंस फोड़ गया, थोड़ा आगे गया। दूसरे एंड पे मान लो कोई प्लेयर है, वो बोलता है कि यार ये तो 30-40 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, ये भी नहीं किया, मैं और ऊपर उठा के खेलता हूँ। इसने और थोड़ा ऊपर उठा के खेला, और ऊपर उठा के खेला, रेंज कम हो गया। मतलब जरूरत से ज़्यादा अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ा दोगे तो रेंज इंक्रीज हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप एंगल को इंक्रीज करते हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा को इंक्रीज करते हो, तो देन आर विल इंक्रीज देन डिक्रीज। आर फर्स्ट
आर विल इंक्रीज देन डिक्रीज। जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे रेंज बढ़ेगा, लेकिन जो से ज्यादा थीटा बढ़ा दोगे तो रेंज कम हो जाएगा, और एक्जैक्टली 90 डिग्री कर दोगे तो रेंज 0 ही हो जाएगा, बॉल ऊपर जाएगा। और एंगल बढ़ा लो, और एंगल बढ़ा लो तो बॉल ऐसा होगा, और एंगल बढ़ा लो 90 डिग्री पे रेंज 0 ही हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर आता है, उसको क्रिकेट का भगवान ऐसे नहीं कहते, उसको पता है कि मुझे एक ऐसे एंगल पे बॉल को खेलना है कि कम एफर्ट से बॉल बाउंड्री के बाहर जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने एफर्ट किया, बॉल अभी तक बाउंड्री के बाहर नहीं गया। 10-20 डिग्री पे बॉल यहाँ गिरा था, 30 डिग्री पे बॉल यहाँ गिरा था, 60 डिग्री पे बॉल और पीछे आ गया, 80 डिग्री पे बॉल और पीछे आ गया, 90 डिग्री बॉल यहाँ पे आ गया। तो किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए कि बॉल बाउंड्री के बाहर जाके गिरे? तो देखो, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। अपने इंडियन प्लेयर्स का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट सबका कांस्टेंट है, मतलब सारे ही केस में बॉल का एंगल ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है। तो क्या एंगल रखा जाए कि रेंज मैक्सिमम हो जाए? रेंज तभी मैक्सिमम होगा जब sin 2θ की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। रेंज तभी मैक्सिमम होगा जब sin 2θ का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। और sin 2θ का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? तो आप कुछ भी एंगल रख दो, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 ही रहेगा। एंगल रख दो इन द सेंस कि आप 3θ रखो, 4θ रखो, θ रखो या θ/2 रखो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin θ इज 1। चाहे वो sin 2θ हो, चाहे sin θ/2 हो या sin 3θ हो, ये 1 होगा। और ये होगा कब? जब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, मतलब 2θ के जगह पे क्या एंगल बन रहा हो? 90 डिग्री, क्योंकि sin 90 होता है 1, तो θ क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ये बात किसको पता है? सचिन तेंदुलकर को। उसको ये बात पता है कि बॉल को कितने डिग्री पे हिट करना है। इसी मिनिमम एफर्ट के साथ सारे ने बॉल को एफर्ट थ्रो किया था यू से, लेकिन बाउंड्री के बाहर किसका बॉल गया? सचिन तेंदुलकर का। क्यों? क्योंकि उसने कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया? 45 डिग्री पे। अब अगर आप बात करें क्रिस गेल का, तो उसका ना यू बहुत जबरदस्त है, उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ज्यादा रिलाई नहीं करता, वो इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। अपने इंडियन प्लेयर्स थोड़े से कमजोर टाइप के होते हैं, तो उनको ना टेक्निकल शॉट खेलने की जरूरत होती है। लेकिन मान लो क्रिस गेल खेल रहा है तो 15 डिग्री पे भी छक्का ही मारेगा। क्यों? क्योंकि इसका यू बहुत जबरदस्त है। समझ में आया कि नहीं? अपन किसके लिए बात कर रहे थे? कांस्टेंट यू के लिए। अगर यू कांस्टेंट रखो तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कब मिलेगा? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री से एंगल कम करोगे तो भी रेंज कम होगा, और 45 डिग्री से एंगल ज्यादा करोगे तो भी रेंज कम होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कब होता है? तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होता है जब थीटा को आप रखेंगे 45 डिग्री, और थीटा को 45 रखेंगे यहाँ पे, तो 45 क्या होगा? 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज हो जाएगा आपका u²/g। ये मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक टेक्निकल क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं, देखना। इफ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल is maximum possible range of projected particle is 400 meter, then find coordinate of maximum height। then maximum height का coordinate बताओ क्या होगा? if maximum possible range of a projected particle is 400 meter, then find coordinate of a maximum height। तो maximum height का coordinate क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट होता है r/2, h। और मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कब होगा? जब यहां पे एंगल 45 होगा, ये बात आपको पता है। अगर एंगल 45 डिग्री है और रेंज मैक्सिमम 400 मीटर है, तो h और r के बीच में आप रिलेशन जानते हैं, h इज इक्वल टू होता है r tan θ/4। h इज इक्वल टू होता है r tan θ/4। तो r आपका कितना है? 400, और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि एंगल 45 है। तो ये 1, ये 400, 400/4 क्या होगा? 100 मीटर। तो बताओ यहां पे r/2 मतलब रेंज है 400, आधा होगा उसका 200, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? 200, 100 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। आपको समझ आया? 200, 100 मीटर इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। और देखो एक सवाल देखो, बॉल को अपन ने प्रोजेक्ट किया 43 डिग्री पे, 43 डिग्री पे किया, और एक दूसरे बॉल को अपन ने प्रोजेक्ट किया
दूसरे बॉल को प्रोजेक्ट किया विद द सेम स्पीड u 48 डिग्री पे। तो रेंज को आपको कंपेयर करना है कि 48 डिग्री पे और 43 डिग्री पे। ये पाथ पे भरोसा मत करो, ये तो मैंने ऐसे रफ बना है। तो मैं ऐसे देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, इतना ही पाथ दिया है मैंने। एक को कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किया? 43 पे। दूसरे को 48 पे। बताओ रेंज किस पे मैक्सिमम होगा, 43 पे या 48 पे? मैक्सिमम रेंज कब होता है? 45 पे। मैक्सिमम रेंज क्या होता है? 45 पे। मैं तो कंपेयर करने को बोल रहा हूँ कि 48 पे ज़्यादा होगा या 43 पे ज़्यादा होगा, ये बताओ। बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पे रेंज आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते यू रख के, क्योंकि एक्जैक्टली 48 और 43 डिग्री रखोगे तो पता नहीं है क्या एंगल बनेगा, इसकी वैल्यू नहीं निकालोगे। बट इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। सोचो कैसे करोगे। आंसर मैं बता देता हूँ आपको। रेंज एट 43 डिग्री इज ग्रेटर देन 48 डिग्री। सर ये कैसे पता चला आपको? मुझे ऐसे पता चला कि मैंने बहुत ही पेशेंटली इसको समझा था कि जैसे जैसे मैं एंगल को 0 डिग्री से बढ़ाऊंगा तो पहले रेंज बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम पॉसिबल रेंज हो जाएगा 45 पे। उसके बाद भी अगर एंगल मैं बढ़ाता हूं तो रेंज कम होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा जितना मैं 45 से एंगल बढ़ाता जाऊंगा। और 90 डिग्री पे एक्जैक्टली रेंज क्या हो जाएगा? 0। और 0 डिग्री पे रेंज क्या होता है? 0। 0 डिग्री से एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, 0 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 245 डिग्री आपका रेंज बढ़ेगा। और 45 डिग्री टू 90 डिग्री तक जाओगे तो आपका रेंज घटेगा, और उतना ही घटेगा जितना आप आगे जाओगे। 45 से जैसे जैसे आप 90 की तरफ जाओगे रेंज कम होगा, और 0 से 45 तक जाओगे तो रेंज बढ़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक देखो, मान लो एंगल 45 है तो रेंज मैक्सिमम। 45 से एंगल को ज़्यादा करोगे तो भी रेंज कम होगा, और कम करोगे तो भी रेंज कम होगा। जितना एंगल कम करोगे उतना रेंज कम होगा, और 45 से जितना एंगल बढ़ाओगे ऊपर उतना रेंज कम होगा। तो बताओ जितना ये एंगल 45 के पास है, जैसे मान लो 45 पे रेंज मैक्सिमम, 44 पे रेंज थोड़ा कम हुआ, 43 पे रेंज थोड़ा कम हुआ, तो 2 डिग्री के इक्विवेलेंट रेंज कम हुआ। और 45 से 46, 47, 48, मतलब 45 से 3 डिग्री आगे है ये, और ये 45 से 2 ही डिग्री कम है। तो रिलेटिवली इस पे जो रेंज होगा वो ज़्यादा होगा। अब आप ये कह सकते हो सर कितना ही ज़्यादा होगा? लॉजिकली आपको जवाब देना है। अगर कंपेयर करने को बोल ही दिया है और ऑप्शन में ये बोला है तो 43 पे रेंज ज़्यादा होगा। अरे देख भाई, 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, जितना एंगल कम करोगे रेंज तुम्हारा कम होगा। तो मान लो 45 से तूने 44 किया तो रेंज थोड़ा कम होगा, 43 किया तो रेंज कम होगा। कितना डिग्री पीछे गया? 2 डिग्री, तो रेंज कम हुआ 2 डिग्री के इक्विवेलेंट। और 45 से 46 जाओगे रेंज कम होगा, 47 जाओगे रेंज कम होगा, 48 जाओगे रेंज कम होगा, 3 डिग्री पीछे गया तो इस पे रेंज कम होगा इसके कंपेयर में। समझ आया कि नहीं? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। बॉल इज प्रोजेक्टेड, इवन 2 बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। देखो इस बॉल को मैंने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया एंड दूसरे बॉल को भी u स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल θ1 एंड θ2 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को θ1 एंगल पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को मैंने θ2 एंगल पे प्रोजेक्ट किया। देन प्रूव दैट रेंज विल बी सेम। अगर मैं दोनों को डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करूं तो रेंज सेम कैसे होगा? ये कह रहे 2 ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है but at a 2 different angle θ1 and θ2, then prove that range will be same। कैसे भाई रेंज सेम क्यों होगा? तो आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते हैं 0 डिग्री से 45 तक तो रेंज बढ़ता है, 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है और आगे जाते तो रेंज कम होता है। तो 45 से जितना आगे जाओगे उस एंगल पे रेंज, और 45 से जितना कम जाओगे उस एंगल पे रेंज तो इक्वल ही होगा, क्योंकि 45 से नीचे आने पे भी रेंज कम, 45 से ऊपर जाने पे भी रेंज कम। जितना एंगल पीछे जाओगे उतना ही एंगल आगे आओगे तो रेंज सेम आएगा, और यही बात भी प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, तो ध्यान से देखना। पहले केस में रेंज अगर r है तो दूसरे केस में भी रेंज क्या हो रहा है? r। तो रेंज को लिखो, पहले केस को रेंज मान लो r1 है, उसको लिखो तो u² sin 2θ, तो 2θ1 क्योंकि रेंज r1 की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2g, सॉरी डिवाइडेड बाई g। अपने को प्रूव करना है तो r1 ही आ गया, ठीक है। r2 क्या होगा? तो साहब r2 होगा u² sin 2θ2 डिवाइडेड बाई g, ये होगा तुम्हारा R2। अब ध्यान से देखना, आप यहां पे कह रहे हो कि इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या मैं θ2 को लिख सकता हूं 90 माइनस θ1? तो यहां पे θ2 को क्या लिख सकता हूं बोलो बेटा? 90 माइनस θ1, या 2θ2 को क्या लिख सकता हूं? 2θ2 करूंगा या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 माइनस θ1। तो एक्जैक्टली यहां पे देखिएगा टर्म u² साइन, बोलो 2θ2 को बोलो, 2θ2, ये देखो θ2, ये रहा θ2, यहाँ पे 2θ2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके बोलो क्या होगा? 180 माइनस θ1। क्या होगा बेटा? 180 माइनस θ1।
समझ में आया? 180 माइनस थीटा 1, एकदम क्लियर है ये बात। बटा क्या है नीचे, बटा जी। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, आप जानते हो साइन 180 माइनस थीटा 1, साइन 180 माइनस थीटा 1 थीटा 1 होता है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा 1, थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये थर्ड में जाएगा। थर्ड में साइन होता है पॉजिटिव, और 180 डिग्री फंक्शन को चेंज नहीं करता। तो याद करिए, ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा 1 क्या होगा, साइन थीटा 1। तो इसको लिखेंगे आप R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा 1 क्या होगा, साइन थीटा 1। सॉरी एक गलत हो गया बेटा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा था यहाँ पे, तो 2 थीटा 2 180 माइनस 2 थीटा 1 होगा ना, तो ये होगा माइनस 2 थीटा 1। तो ये होगा आपका 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। और एग्जैक्टली ये टर्म यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा R1। मतलब ये प्रूफ हो गया कि R1 इज इक्वल टू R2 इफ सम ऑफ एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। अगर वर्टिकल से एंगल लूँ मैं थीटा और हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल लेता हूँ थीटा, तो बात तो वही हुआ, क्योंकि वर्टिकल से एंगल थीटा तो हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, सम करो तो 90 डिग्री आ जाएगा। सम करोगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इफ टू ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, टू ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with the same speed at angle, with same speed at angle 45 डिग्री प्लस 45 प्लस अल्फा या पाई बाई 4 प्लस अल्फा एंड पाई बाई 4 माइनस अल्फा, देन फाइंड रेशियो ऑफ रेंज। रेशियो ऑफ रेंज बहुत इजी है। एक बॉल को यू स्पीड से पाई बाई 4 प्लस अल्फा पे प्रोजेक्ट किया एंड दूसरे बॉल को पाई बाई 4 माइनस अल्फा पे प्रोजेक्ट किया, देन फाइंड रेंज। तो आप देखिए ना, एक ऑब्जेक्ट को पाई बाई 4 से 45 डिग्री, पाई बाई 4 इज 45 से अल्फा ज्यादा, और दूसरे को पाई बाई 4 से अल्फा कम। तो जितना 45 से आगे जाओगे उतना ही 45 से कम एंगल पे देखोगे तो रेंज आपको सेम मिलेगा। रेंज का रेशियो होगा R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 1/1। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल को सम करो पाई बाई 4 प्लस अल्फा और इसको सम करो पाई बाई 4 माइनस अल्फा, तो बताओ जोड़ने पे क्या आएगा, पाई बाई 2। क्यों? अल्फा प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो रेंज का रेशियो बताइए क्या होगा, 1:1 इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया क्या आपको? ऐसा भी ऑब्जेक्ट सवाल पूछते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट को यहां से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और दूसरे को वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। अगर इस पे रेंज है R1, इस पे रेंज है R2, तो R1 और R2 का रेशियो बताइए, अच्छे से सोच के बताइए। क्या ये 1:1 होगा? बिल्कुल ये 1:1 होगा। क्यों सर? क्योंकि एक को हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया और दूसरे को वर्टिकल से थीटा लिया। अगर ये वर्टिकल से थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से होगा 90 माइनस थीटा, और दोनों को सम करो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, टोटल एंगल का सम आ जाएगा। ये एंगल देखो ना, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो अपन तो एक्स से लेते हैं। एक्स से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर यहां से थीटा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 90 डिग्री होगा ना यार। तो रेंज क्या होगा, 1:1। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपको याद रखना है इसके if theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree, then range at theta 1 and theta 2 will be same if speed of projection is same. इस दोनों एंगल को कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। वैसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाता है, उन दोनों एंगल पे रेंज सेम मिलेगा अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाता है, उन पे रेंज सेम मिलेगा अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम होता है, और इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो यहां पे कंप्लीमेंट्री एंगल का कॉम्बिनेशन में लिखता हूं, जिसके लिए रेंज का रेशियो 1:1 होगा। बताओ, अगर ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री प्रोजेक्ट करता हूं और 60 डिग्री प्रोजेक्ट करता हूं, रेंज का रेशियो बोलो 1:1।
रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो बोलो 1:1, 60 + 30 90। इधर देखो 70 डिग्री पे और 20 डिग्री पे रेंज सेम होगा। इधर देखो 65 डिग्री पे और 35, ना 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 25। देखो दोनों का सम क्या होगा, अच्छे से देख लो, 65 और 25 सम बोलो 90। अच्छा बोलो 15 डिग्री पे, कितने डिग्री पे बेटा, 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे मान लो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, रेंज सेम होगा। इधर देखो 1 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और 89 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, रेंज निकाल के देख लो सेम आएगा। 1 डिग्री कहाँ पे, 1 डिग्री और 89 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करो, रेंज आपको सेम दिखाई देगा। क्या आपको समझ आया ये कंसेप्ट? इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड at a two different angle θ1 and θ2 and sum of θ1 plus θ2 is 90 degree, the range will be equal। इन ऐसे ये थीटास का कॉम्बिनेशन है 15 75 1 और 89 65 और 25 70 और 20 30 और 60, जहाँ पे इनके रेंज का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, रेंज इनका सेम होगा। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया ये बात? आगे देखिए नेक्स्ट, IIT 2015 में IIT एडवांस, नॉट IIT मेन, IIT एडवांस 2015 ईयर भी लिख देता हूँ, बता भी देता हूँ, मैट्रिक्स मैथ्स का सवाल था। उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि इफ θ1 plus θ2 is 90 डिग्री then find पैराग्राफ मैचिंग था, तो 4 ऑप्शन बनाए होंगे। पहला ऑप्शन था H1/H2 का रेशियो, दूसरा था H1 + H2 एंड थर्ड था टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ सेकंड केस। देखो दो एंगल θ1 एंड θ2 पे प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे पाथ भी मैं बना देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को θ1 पे प्रोजेक्ट किया और दूसरे को θ2 पे प्रोजेक्ट किया। अगर दोनों का सम 90 डिग्री है और सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज θ1 एंड θ2 वेयर सम ऑफ θ1 एंड θ2 इज 90 डिग्री, देन दीज टू एंगल आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे का ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दोनों के केस में सेम है, तो इनका मैक्सिमम हाइट तो सेम नहीं होगा यार। पहले केस का मान लो मैक्सिमम हाइट h1 है और दूसरे केस का मैक्सिमम हाइट h2 है, तो मैक्सिमम हाइट तो सेम कहाँ है? तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा? तो आइए देखते हैं मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, h1 क्या होगा बेटा बोलो, u² sin² θ1/2g। पहले केस में जो मैक्सिमम हाइट होगा θ1 के कंपेयर में, θ1 के टर्म्स में h1 = u² sin² θ1/2g, और जो आपका h2 आएगा वो आएगा u² sin² θ2/2g। अगर आप इसको डिवाइड करते तो u²/2g कैंसिल हो जाएगा, तो h1/h2 आपका आएगा sin θ1 बटा sin θ2 इसका होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे sin θ1 डिवाइडेड बाई sin 90 - θ1 का होल स्क्वायर। 90 - θ1 क्यों? क्योंकि आप जानते हैं θ1 + θ2 90 है, तो θ2 को क्या लिख सकते हैं? θ2 को लिख सकते हैं 90 - θ1। तो आप सिंपल सी बात है, ये साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन में ले लेंगे, ये बचेगा sin θ1 और ये बचेगा sin θ2। θ2 को लिखेंगे 90 - θ1, और याद करिए sin 90 - θ आपको पता होना चाहिए फिर से, sin 90 - θ बराबर होता है cos θ। तो ये टर्म क्या होने वाला है बताओ, cos θ। तो sin θ बटा cos θ1, sin θ1 बटा cos θ1 tan θ1 का होल स्क्वायर। तो h1/h2 का रेशियो हो जाएगा tan² θ1। क्या हो जाएगा बेटा, tan² θ1 के टर्म से चेंज किया, θ2 के टर्म से चेंज करेंगे तो ध्यान से देखिएगा ये cot² θ2 आ जाएगा। अब करके देख लीजिए, आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे t1/t2 का रेशियो आ जाएगा बेटा tan θ1। ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल देखिए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g। तो दोनों में क्या फर्क है, u और g तो कैंसिल ही होना है, यहाँ पे sin² θ1 आएगा, टाइम फ्लाइट में sin θ बस आएगा, तो इसलिए स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा बस। तो t1 और t2 का रेशियो होगा sin θ1, दैट्स इट। IIT एडवांस 2015 का सवाल है बेटा, ये ढंग से समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पूछा है h1 + h2। क्या आपने को निकालना है, h1 + h2। तो h1 + h2 का सम क्या होगा? तो अच्छे से देखिए, हाइट h1 क्या था, h1 तो h1 है आपका
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g, यू स्क्वायर बाई 2g, और H2 में भी है यू स्क्वायर बाई 2g, ये कॉमन आ जाएगा। अरे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सॉल्व करो बेटा, H1 प्लस H2, तो यू स्क्वायर बाई 2g और यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 2। क्या बचेगा बेटा बोलो? साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 2, और थीटा 2 को लिखेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा 2 को लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या होने वाला है? 1। तो ये टर्म होगा H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 का जो सम होगा वो सिंपल यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। अच्छा, मैट्रिक्स मैच जो था वो 4 फिजिकल क्वांटिटी का था। पहला था H1 बाई H2, दूसरा था H1 प्लस H2, तीसरा था T1 बाई T2 एंड फोर्थ वन था H1 इंटू H2, H1 इंटू H2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना कि H1 इंटू H2 क्या हो जाएगा, H1 इंटू H2 क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिए। आप H1 इंटू H2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, H1 इंटू H2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किताबों में देखोगे तो और नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत लेंदी डेरिवेशन करते हैं। बहुत पहले मैं भी वैसा ही करता था किताबों से देख के, लेकिन थोड़े समय बाद मुझे एक तरीका समझ आया कि H1 और यहाँ पे रेंज आ रहा है, इसके टर्म्स में रिलेशन तो लिख ही सकता हूँ यार। बताओ, H1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ r tan थीटा बाई 4, यस, और H2 भी r tan थीटा बाई 4 होगा, क्योंकि रेंज तो कॉमन है, लेकिन इसमें थीटा 1 इसमें थीटा 2। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। H1 की वैल्यू बोलो r बाई 4 tan थीटा 1, H2 बोलो r बाई 4। पहला आएगा tan थीटा बाई 1, पहला क्या आएगा? tan थीटा 1, और दूसरा क्या होगा? tan थीटा 2, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका tan थीटा 1 और ये आएगा आपका tan थीटा 2। पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व करने में इतना समय लगा देता था, इतना स्पेस ले लेता था, और किताबों में भी ऐसे ही करते हैं। अब देखो यहाँ से tan थीटा 2 को रखोगे 90 माइनस थीटा 1, tan 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा cot थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1। तो ये वाला टर्म कैंसिल होकर क्या होना है? 1 अप्रूव कर लीजिए। tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, tan थीटा 2 को रखोगे 90 माइनस थीटा 1, तो ये बनेगा cot थीटा 1, और tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1, तो tan थीटा 1 इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा 1। मतलब बहुत आसान है, H1 इंटू H2 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4। बताओ क्या हो गया? r स्क्वायर बाई 4। ये IIT एडवांस 2015 का सवाल है। चारों चीज़ें अपन ने निकाल दी है, और ये वाला टर्म तो आपको याद रहना चाहिए बेटा। ये क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ये भी, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रहना चाहिए और ये भी याद रहना चाहिए। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा बोलो? रेंज। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बोलो, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक मिनट 16 है ये, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 रूट अंडर H1 इज टू H2। ये वाला टर्म लिखा है मैंने यार, इसको ये नहीं लिख रहा हूँ। ये देखो r इज इक्वल टू क्या होगा? 16 इधर जाएगा, स्क्वायर ले आओगे तो रूट बनेगा, क्या बनेगा? 4 रूट अंडर H1 H2, रूट अंडर H1 H2। क्या आपको ये भी कहानी समझ आया अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड time after which its velocity becomes perpendicular to the initial velocity vector। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है उस डायरेक्शन से किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर चल रहा होगा, तो कितने देर बाद एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलर होगा हमें बताना है, और उसी इंस्टेंट पे हमें स्पीड भी बताना है। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसा क्यों? अगर मैं 45 डिग्री से कम एंगल पे प्रोजेक्ट करता हूं तो क्या इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से कभी भी उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? देखो यहां पे मान लो यहां से मैं बॉल को प्रोजेक्ट करूं, चलो साहब बॉल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, और अगर एंगल मैंने 30 डिग्री रखा है तो इनिशियल वेलोसिटी ये हुआ, और फाइनली कोलाइड करते समय मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका होगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब इसको प्रोजेक्ट किया था तो 30 डिग्री ऊपर प्रोजेक्ट किया था, जिस इंस्टेंट पे कोलाइड करेगा तो 30 डिग्री नीचे कोलाइड करेगा। तो इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर से फाइनली जब वो कोलाइड करेगा तो कितना डिग्री घूम चुका होगा? ये था इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा तेरा फाइनल 30 डिग्री नीचे, टोटल कितना चल गया? 60 डिग्री। तो कभी परपेंडिकुलर हो कहां पाएगा? मैक्सिमम हाइट पे एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चल रहा होता है। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से इसके
मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल होगा आपका, ध्यान से देखिएगा बेटा, एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखो, मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट करा u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे खिंचता जाएगा और इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, देखो बेटा अच्छे से देखना, ये होगा यहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर, और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर को पीछे एक्सटेंड करोगे तो ऐसा कुछ लाइन बनता हुआ दिखेगा। ये रहा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किसी टी टाइम पे, ये रहा आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के बीच में आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ। एग्जैक्टली मान लो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें तो ये प्रूफ करना है कि कितने देर बाद ऐसा हो पाएगा। तो कैसे करेंगे बताइए? तो देखिए, दो चीजें जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। एग्जैक्टली किसी भी टी टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या लिखते हैं आप? टी टाइम पे याद करिए, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी उतनी ही रह जाती है u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी हो जाता है u sin थीटा माइनस gt j कैप, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। और किसी t टाइम पे ये आप कह रहे हो कि दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके 0 रख दो। एग्जैक्टली जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो i 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, i डॉट जे 0 हो जाएगा, j डॉट i 0 हो जाएगा, j प्रोडक्ट होगा तो प्लस u साइन थीटा को इससे प्रोडक्ट करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और u साइन थीटा को इससे प्रोडक्ट करेंगे माइनस gt u साइन थीटा। क्लियर है ये बात? अब देखो इज इक्वल टू 0 है तो माइनस gt u साइन थीटा को इस तरफ ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा gt u साइन थीटा, gt u साइन थीटा एंड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, u स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो जैसे ही u स्क्वायर बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से 1। ये अगर 1 हो गया तो t इज इक्वल टू यहाँ से u से कैंसिल करेंगे तो ये u बचेगा u बाई जी साइन थीटा। u बाई साइन थीटा वो टाइम है जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? याद करो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या अपवर्ड जर्नी का टाइम फ्लाइट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक आने का जो टाइम होता है बेटा वो होता है आपका u साइन थीटा बाई जी। क्या होता है? u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। लेकिन परपेंडिकुलर होने का टाइम क्या होता है? साइन थीटा एग्जैक्टली आपका कहाँ चला जाता है? नीचे। साइन थीटा बेटा कहाँ चला आता है? नीचे। तो अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से एंगल 45 से ज़्यादा रख रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होगा। अगर 1 से कम है तो ऊपर 1 से कम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कम होगा, है ना, और 1 से कम नंबर से डिवाइड करोगे जो कि 1 से कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है आपका u साइन थीटा बाई जी, और यहाँ तक ऑब्जेक्ट कितना एंगल चल पाएगा? इनिशियल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा। इनिशियल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा। और आप 90 पे तो प्रोजेक्ट करोगे तो इसका पाथ तो सीधा होगा, तो 90 पे पॉसिबल ही नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी और किसी टी टाइम वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए। यहाँ पे तो ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी u इधर है, हमेशा वेलोसिटी ऊपर रहेगा अपवर्ड जर्नी में, और जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी नीचे होगा 90 डिग्री पे। और एंगल अगर कम रखोगे, 80 डिग्री रखते हो मान लो, या 85 डिग्री रखते हो, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा तो कितना एंगल घूम गया होगा? जितने एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया है। मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, मैक्सिमम हाइट पे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो कितना एंगल घूम गया? थीटा एंगल घूमा है, तो थीटा 80 ही होगा, 90 तो नहीं हो पाएगा। 90 कब होगा? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम होता है u साइन थीटा बाई जी, जो कि कम होगा u बाई जी साइन थीटा से, u बाई जी साइन थीटा से। तो इसको बेटा क्या करना है? रट लो अच्छे से, इसको रट लो अच्छे से। अब यहाँ पे खास बात यह है कि इसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी कितनी? इसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी? तो एक खास बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। और आप कह रहे हो कि यहाँ से 90 बन रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहे थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही तो खींचा है मैंने, ये क्या होगा? थीटा। टोटल कह रहे हो 90, तो ये क्या होगा?
90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो यहां बताओ ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। और आपने बोला है चाहे कुछ भी हो जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा होता है यू कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू कॉस थीटा और v का कंपोनेंट 90 माइनस थीटा की तरफ लोगे तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो v साइन थीटा यहां से देखिएगा v साइन थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। साइन को उधर ले जाओगे v इज इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा, ये आ जाएगा u cot थीटा। तो एक्जैक्टली when velocity is perpendicular to the initial velocity, when velocity is perpendicular to the initial velocity, exactly initial velocity के जब perpendicular होगा उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो होगा आपका u cot थीटा। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है ना, 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया तो बताओ कितनी देर बाद ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा। तो बच्चा जल्दीबाजी में t इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा लगा देता है। u की वैल्यू बोलो 10, g की वैल्यू बोलो 10 और साइन 30 हो जाएगा आपका 1/2। 10 से 10 कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2 सेकेंड और 2 सेकेंड पहला ही ऑप्शन होगा। बच्चा टिक करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, ये कभी परपेंडिकुलर जा ही नहीं पाएगा। कंप्लीट जर्नी में तो टोटल 60 डिग्री घूम पाएगा। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से टोटल 60 डिग्री घूम पाएगा, तो हवा में कैसे वो 90 डिग्री घूम जाएगा भाई? तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है यार। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर पाता है वो 2 थीटा कर पाता है। अगर एंगल 45 से कम है तो 2 थीटा करेगा, अगर एंगल 40 डिग्री है तो टोटल 80 घूमेगा, तो 90 तो कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर एंगल 45 से ज़्यादा है जैसे 50 है तो टोटल एंगल 100 घूमेगा। तो कहीं ना कहीं ये 100 डिग्री, देखो ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, तो टोटल कितना घूम गया 100। तो किसी इंस्टेंट पे 100 से कम 90 पे तो होगा ही ना। सही, चलो एक काम करते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से फील आ जाएगा तुम्हें। बताओ क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, ये होता है क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? निकाल के देख लो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड से कम आएगा। निकाल के देख लो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड से कम आएगा। करो 2 u की वैल्यू बोलो 10 sin 30 की बोलो 1/2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 सेकेंड। टोटल कितनी देर तक ऑब्जेक्ट हवा में? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 1 सेकेंड। ऑब्जेक्ट कितनी देर तक हवा में रहेगा? 1 सेकेंड तक हवा में रहेगा। और परपेंडिकुलर कब होगा? 2 सेकेंड बाद। जब जो हवा में 1 ही सेकेंड तक है, 1 सेकेंड बाद वो ग्राउंड से टकरा के रुक जाएगा, तो 2 सेकेंड बाद परपेंडिकुलर कैसे हो पाएगा साहब? तो इसका जवाब क्या होगा? 30 डिग्री पे अगर आपने प्रोजेक्ट कर दिया तो जवाब होगा नॉट पॉसिबल कि ये परपेंडिकुलर हो जाए इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? नॉट पॉसिबल। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आया? अगर अच्छे से समझ आया तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। याद रखिएगा u बाई जी साइन थीटा के बाद ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर हो जाता है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी एक बार और आपसे बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो, तो मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है u cos थीटा और एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है g। तो अब ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया एक्सेलरेशन तो इसको कहते हैं हम ac। और कंप्लीट ac g के बराबर नेट एक्सेलरेशन है कितना? देखो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू at प्लस ac लिखते हैं बेटा। और तुम कह रहे हो कि परपेंडिकुलर होने की वजह से ac g है और नेट एक्सेलरेशन खुद g है, तो at की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। एट मैक्सिमम हाइट, at maximum height at is 0 but ac is not equal to 0, but ac is not equal to 0। और यहां पे एक्सेलरेशन आपका g नीचे की तरफ है। अगर ये वेलोसिटी से देखे तो क्या ये एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है? ना, एक्सेलरेशन बिल्कुल ही परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर में खींच दूं ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये क्या होगा? थीटा। तो g का कंपोनेंट ये आएगा आपका g cos थीटा जो कि आपका AC के इक्वल होगा, और इस तरफ आएगा आपका G sin थीटा जो कि आपका 80 होगा। G sin थीटा क्या होगा? 80। मतलब T इज इक्वल टू 0 पे
at t is equal to 0 पे at is equal to g sin theta, but at a maximum height at is equal to 0. इसका मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जब ऑब्जेक्ट गया है तो at उसका कंटिन्यूअसली घट रहा था और ac बढ़ रहा था। क्यों भाई ac क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे ac की वैल्यू है g cos थीटा और यहाँ पे ac है g। यहाँ पे एक्सीलरेशन cos थीटा की वैल्यू 1 से कम होता है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन g से कम है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और यहाँ पे पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन g के इक्वल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ac बढ़ा है और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखेंगे तो ढंग से सोचिएगा, कंटिन्यूअसली at आपका क्या होगा? बढ़ेगा और ac आपका घटेगा। क्यों? क्योंकि पूरा ac g के इक्वल था। अब धीरे धीरे यहाँ पे देखोगे तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन और ये रहा वेलोसिटी। अब एंगल तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री नहीं है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे gt होगा, कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। g का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ यहाँ पे at इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या था? at 0 था। मैक्सिमम हाइट पे at क्या था? 0 था। यहाँ पे at 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे at बढ़ा है। यहाँ पे at क्या हुआ है? बढ़ा है। तो आपको क्या ये बात समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, किताबों में मेंशन नहीं होता है। मैंने बहुत ऐसे कम सवाल देखे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन is an example of motion in which rate of change in velocity, आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, इज कांस्टेंट, बट रेट ऑफ change in velocity, rate of change in speed is variable. ये मैं कई बार नए जो टीचर आते हैं, नए टीचर नहीं पुराने टीचर भी आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में डेमो देने, तो मैं ये सवाल उनसे पूछता था कि एक ऐसे मोशन का एग्जाम्पल बताओ, इन बीच रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो बट रेट ऑफ चेंज इन स्पीड वेरिएबल हो। आपको जान के आश्चर्य होगा 80% लोग गलत जवाब देते हैं, जवाब नहीं दे पाते। देखिएगा ध्यान से, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट रेट ऑफ चेंज इन स्पीड वेरिएबल है। मैं स्पीड वेरिएबल नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, at वेरिएबल, बट नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ऐसा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है, और वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी इसके अलावा मोशन नहीं है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। भाई बट बेटा यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन पूछूंगा तो नेट एक्सेलरेशन क्या बोलोगे तुम? जी। तो नेट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट tangential acceleration and centripetal acceleration is continuously changing. अरे भाई सुनो, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन g के बराबर है, वो कांस्टेंट है। नेट एक्सेलरेशन g है, वो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखेंगे वेलोसिटी की तरफ तो हमेशा चेंज हो रहा है। देखो मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन g वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ac है। at यहाँ पे 0 है, जबकि यहाँ पे at 0 नहीं है। यहाँ पे at 0 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो at कम हो रहा है, बट नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो बदल रहा है, बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट है। समझ आया कि नहीं? है बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, आराम से स्क्रीन पॉज करके लिखिए।